हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 7 को पढ़ने जा रहे हैं। तो ये शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के हमारे पढ़ने का टॉपिक है लाइफलाइंस ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। तो यहाँ पे बताया गया है कि वी यूज डिफरेंट मटेरियल्स एंड सर्विसेज इन आवर डेली लाइफ। सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन इमीडिएट सराउंडिंग व्हाइल अदर रिक्वायरमेंट आर मेड बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम अदर प्लेसेस। तो हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे चीज़ और सर्विसेज से जूझते हैं। हम लोग बहुत सारे मटेरियल और सर्विसेज का यूज करते हैं। उनमें से कुछ जो है हमारे यहाँ सराउंडिंग में मिलता है, हमारे नज़दीकी सराउंडिंग में मिलता है, जबकि कुछ जो है दूसरे प्लेसेस से हम लोग को मंगाना पड़ता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकल्स टू डिमांड लोकल्स ऑन देयर ओन। तो क्या करें, गुड एंड सर्विसेज मतलब सामान या फिर कोई सर्विस जो खुद से नहीं घूमता है, मतलब कि खुद से एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है, बल्कि उसको किसी तरीके से ले जाना पड़ता है। द मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन नेसेसिटीज द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट। तो अपने सप्लाई लोकेशन से जहाँ वो प्रोड्यूस हुआ है अपने डिमांड लोकेशन तक, मतलब जहाँ उसका ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचने के लिए एक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। सम पीपल आर इंगेज इन फैसिलिटिंग दिस मूवमेंट। कुछ लोग जो है इस मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं, मतलब उनका प्रोफेशन ही है कि सामान को दूसरे जगह ले जाना। दीज आर नोन टू बी ट्रेडर्स हु मेक प्रोडक्ट्स कम टू द कंज्यूमर बाई ट्रांसपोर्टेशन। तो क्या अगर ऐसे लोगों को ट्रेडर बोला जाता है जो प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के सहारे। दस द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद दैट मूवमेंट ओवर स्पेस। यानी कि हम इस तरीके से देखा जाए तो कंट्री का जो डेवलपमेंट का पेस है यानी स्पीड है, कंट्री के डेवलपमेंट का जो स्पीड है ये डिपेंड करता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन पर तो डिपेंड करता ही है, साथ ही साथ उसके ट्रांसपोर्टेशन पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम कितना फास्ट है, कितना डेवलप्ड है। देयरफॉर इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रिक्वेसाइड्स फॉर फास्ट डेवलपमेंट। मूवमेंट ऑफ दिस गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ आवर अर्थ। तो 3 तरीके से किया जा सकता है, लैंड, वाटर और एयर। तो लैंड, वाटर और एयर 3 तरीके से, 3 मीडियम से हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और इसको भी कई तरीके हम बांटते हैं, आगे देखते हैं। तो टुडे द वर्ल्ड हैज़ बीन कन्वर्टेड टू लार्ज विलेज विद द हेल्प ऑफ इफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट। तो आज हमारे पास फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट है, एयरप्लेन अवेलेबल है, कई तरह के शिप्स अवेलेबल हैं। तो पूरे दुनिया एक गाँव बन गया है जिसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन एबल टू अचीव दिस with the help of equally developed communication system. Therefore ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो इस तरीके से देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट कैसे डेवलप हुआ है, तो कम्युनिकेशन के सहारे डेवलप हुआ है। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। टुडे इंडिया इज वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया जो है दुनिया के हर देशों से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है, और इसका साइज काफ़ी बड़ा है। डिस्पाइट इट्स साइज, डाइवर्सिटी एंड लिंग्विस्टिक एंड सोशियो कल्चरल पोलरिटी। तो इतने बड़े साइज में होने के कारण, इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के कारण, इतने ज़्यादा लैंग्वेज और सोशल कल्चरल यहाँ पे होने के कारण दुनिया जो है, मतलब कि इंडिया दुनिया के हर देशों से पूरी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। रेलवे, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा एंड इंटरनेट हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू द सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन मैनी वेज। तो रेलवे हो गया, एयरवे हो गया, वाटर भी हो गया, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट, ये सब जो है हमारे समाज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारे समाज में इकोनॉमिक प्रोग्रेस ला रहे हैं। द ट्रेडर्स फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल्स हैव एडेड टू वैल्यूबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में ट्रेडर्स का काफ़ी बड़ा योगदान है, या तो लोकल लेवल को या फिर इंटरनेशनल लेवल को हो। It has enriched our life and added sustainability to growing amenities and facilitated for the comfort of life. In this chapter, you will see how modern means of transport and communications serve as lifeline of our nation. तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि मॉडर्न मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो हमारे देश के लाइफलाइन के रूप में किस तरीके से वर्क करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लैंड में जो होता है रोडवे, रेलवे और पाइपलाइन 3 तरीके का आता है। उसी तरह से वाटर में इनलैंड और ओवरसीज, इनलैंड यानी कि देश के अंदर, ओवरसीज यानी कि विदेश में। उसी तरह से एयर में 2 तरह का होता है, डोमेस्टिक एयर और इंटरनेशनल एयर। डोमेस्टिक एयर भी 2 तरह का होता है, प्राइवेट एयरलाइन और पब्लिक एयरलाइन, ठीक है। इंटरनेशनल एयर भी 2 तरह का होता है, पब्लिक प्राइवेट, वहाँ भी बोल सकते हैं। इट इज दस एविडेंट दैट अ डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज अ प्रीरिक्विसाइट फॉर लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल ट्रेड ऑफ टुडे। तो कहा जा रहा है कि इस तरीके से देखा जाए तो आज के ट्रेड का डिमांड है, आज के ट्रेड का नीड है, ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट डेवलप किया जाए, कम्युनिकेशन को डेवलप किया जाए। आगे यदि पढ़ते हैं रोडवेज के बारे में, तो इंडिया है वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में मतलब कि टॉप के कंट्रीज में आता है, टॉप 1 पे नहीं आता, लेकिन टॉप कंट्रीज में आता है रोड नेटवर्क के मामले में। 56 लाख किलोमीटर इंडिया में रोड है लगभग। इन इंडिया रोडवेज हैज प्रीसीडेड रेलवेज। तो इंडिया में रोडवे ज़्यादा है रेलवे के मुकाबले, ठीक है, मतलब रोडवे ज़्यादा है रेलवे के मुकाबले। रेलवे का जो लंबाई है कम है इंडिया में, रोडवे ज़्यादा है। दे स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवेज इन व्यू ऑफ द ईज विथ विच दे कैन बिल्ड एंड मेंटेन। तो रेलवे से मेंटेन, मतलब रेलवे के मुकाबले इसको बनाने और मेंटेन करने में भी काफ़ी आसान पड़ता है। तो रोडवे का एक फ़ायदा ये भी है रेलवे के ऊपर। द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट वाया रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन द फॉलोइंग रीजन।
तो रोड ट्रांसपोर्ट क्यों मतलब कि रोड ट्रांसपोर्ट क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है अभी रेल के मुकाबले? उसका रीज़न है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन रेलवे लाइन। तो रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट करने से काफ़ी कम, उसके मुकाबले काफ़ी कम कॉस्ट पड़ता है रोड बनाने में। रोड कैन ट्रावर्स कंपेरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड अंडुलेटिंग टोपोग्राफी। तो जो मतलब कि काफ़ी रफ टोपोग्राफी है पहाड़ी एरिया में या फिर ऐसे एरिया जहाँ पे रेलवे बिछाना पॉसिबल नहीं, वहाँ भी रोड को बनाया जा सकता है। रोड कैन निगोशिएट हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप एंड सच कैन ट्रावर्स माउंटेन सच एज हिमालय। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लोप है या फिर जहाँ ज़्यादा चढ़ाई है वहाँ भी रोड बिछाया जा सकता है, जबकि रेलवे ऐसे जगह पे नहीं जा सकता है। रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल एंड ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्यू पर्सन रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्टर डिस्टेंस। और यदि छोटे डिस्टेंस के लिए कुछ पर्सन को ले जाना हो या फिर कुछ गुड्स को ले जाना, सामान को ले जाना हो, तो रोड ट्रांसपोर्ट इस केस में इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल कहने का मतलब कि फ़ायदेमंद होता है, इकोनॉमिकल है, सस्ता पड़ता है। इट आल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, डोर टू डोर सर्विस भी प्रोवाइड करता है। दस द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर। इस तरीके से लोडिंग और अनलोडिंग का कॉस्ट जो है काफ़ी कम है यहाँ पे। रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज एज फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो रोड ट्रांसपोर्ट जो दूसरे ट्रांसपोर्ट के लिए फीडर का काम करता है। जैसे रेलवे स्टेशन है ना, तो रेलवे स्टेशन है, वहाँ तक जाने के लिए आदमी तो रोड ट्रांसपोर्ट का ही यूज करेगा ना। कोई सीपोर्ट है तो सीपोर्ट तक जाने के लिए आदमी तो रेलवे मतलब रोड का ही यूज करेगा। तो यही बताया जाए कि रोड ट्रांसपोर्ट जो है डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बीच में एक लिंक का काम करता है। जैसे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, यदि कोई आदमी रेलवे स्टेशन से उतरा है और एयरपोर्ट जाना है तो रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट कैसे जाएगा? बाई रोड जाएगा। ठीक है। इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 6 क्लासेस। इंडिया में 6 तरह के रोड होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। तो गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। तो 4 स्टेट को जोड़ा गया, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को। एंड दिल्ली टू 6 लेन सुपर हाईवे। द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंकिंग श्रीनगर एंड कन्याकुमारी। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में श्रीनगर और कन्याकुमारी जोड़ा गया है। वहीं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में देखा जाए तो सिलचर जो असम में से पोरबंदर गुजरात तक जोड़ा गया है। तो इसको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। इसके तहत जो है 4 सिटी को जोड़ा गया और इस तरीके से जोड़ा गया है। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सुपर हाईवे इज टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज ऑफ द इंडिया। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इस सुपर हाईवे, ऐसे सुपर हाईवे बनाने का, ताकि इंडिया के जो बड़े बड़े शहरों हैं उनके बीच में ट्रेवल करने में टाइम काफ़ी कम लगे। दिस हाईवेज प्रोजेक्ट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द NHAI। ये हाईवे प्रोजेक्ट जो है NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा मेंटेन किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है। नेशनल हाईवे के बारे में बात करते हैं तो नेशनल हाईवे लिंक एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री, तो कंट्री के कई हिस्सों को जोड़ता है, बड़े बड़े शहरों को जोड़ता है। दीज आर प्राइमरी रोड सिस्टम एंड आर लेड एंड मेंटेन्ड बाय सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो CPWD के द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है नेशनल हाईवे को। अ नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवे रन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में नेशनल हाईवे इंडिया में है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में बनाया गया है। और नेशनल हाईवे 1 जो है दिल्ली से अमृतसर के बीच में है, जो पहले ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना था, GT रोड जिसको बोलते हैं। आज इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया गया है। अमृतसर से दिल्ली तक नेशनल हाईवे 1 है और दिल्ली से कलकत्ता तक नेशनल हाईवे 2 है। पहले जो है कलकत्ता से पाकिस्तान के पेशावर तक जाता था। ठीक है। तो अमृतसर के बाद वाला हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है अभी, और अमृतसर से इधर दिल्ली तक नेशनल हाईवे 1 है, उसके बाद इधर 2 बना दिया गया है। इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेट हाईवे के बारे में पढ़ते हैं। द रोड लिंकिंग स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होना है स्टेट हाईवे। तो स्टेट हाईवे उसको बोलते हैं जो स्टेट के कैपिटल को डिफरेंट मतलब कि स्टेट के दूसरे सिटी से जोड़ता है। इसको PWD, स्टेट का जो PWD होता है उसके द्वारा मेंटेन किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट रोड की बात किया जाए, दिस रोड कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद अदर प्लेसेस। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को दूसरे मतलब जिले के दूसरे हिस्से से जोड़ता है, इसको मेंटेन किया जाता है जिला परिषद के द्वारा। और अदर रोड के अंदर आता है रूरल रोड, जो मतलब गाँव में जो गली वगैरह होते हैं, इसको इस कैटेगरी में रखा गया है। इसको बनाया जाता है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत। अंडर दिस स्कीम स्पेशल प्रोविजंस आर मेड टू सो दैट एवरी विलेज इन द कंट्री लिंक टू द मेजर टाउन्स। ठीक है। तो इसके तहत प्रोविजन बनाया गया कि दुनिया में जितने भी कंट्री में जितने भी गांव हैं उनको मोटरेबल रोड के द्वारा, मतलब कि जहां मोटर गाड़ी चल सके, ऐसे रोड के द्वारा शहरों से जोड़ना है। बॉर्डर रोड, तो बॉर्डर पे जो रोड बनाया तो BRO के द्वारा बनाया जाता है, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन रोड इन बॉर्डरिंग एरिया। तो बॉर्डरिंग एरिया में BRO के द्वारा रोड बनाया जाता है। BRO जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन वन एस्टेब्लिश्ड इन 1960। 1960 में इसको बनाया गया था, खास करके स्ट्रेटजिक रोड बनाने के लिए, मतलब कि जो रणनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट है ऐसे रोड को बनाने के लिए, नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे। दिस रोड्स हैव इंप्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी इन एरिया ऑफ डिफिकल्ट टेरेन। तो डिफिकल्ट टेरेन मतलब कि पहाड़ी इलाके में भी रोड बना सकते हैं BRO काफ़ी ज़्यादा सस्ता रोड बनाता है और काफ़ी फास्ट मैनर में बनाता है, काफ़ी तेज़ी से बनाता है।
ठीक है। रोड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल यूज फॉर देयर कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में कौन सा मटेरियल लगा है इसके आधार पर भी रोड को क्लासिफाई किया जाता है, मेटल्ड और अनमेटल्ड। मेटल रोड उसको बोलते हैं जिसमें सीमेंट कंक्रीट ये सब डाला गया है, और अनमेटल्ड उसको बोलते हैं जो रेनी सीजन में आउट ऑफ यूज हो जाता है, उसको अनमेटल्ड रोड बोलते हैं। ठीक है, हम लोग इस मैप को देख लेते हैं, ओपन होने दीजिए इस मैप को, 1 मिनट। हाँ, तो ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा है यहाँ से, ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है ऐसे, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल 4 सिटी को जोड़ता है। यहाँ पे कोलकाता, दिल्ली, यहाँ पे मुंबई, यहाँ पे चेन्नई, ये 4 सिटी को जोड़ता है। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल है। उसके अलावा देखा जाए तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर यहाँ से श्रीनगर से ऐसे जोड़ा जा रहा है कन्याकुमारी तक, ऐसे ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। वही ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात किया जाए तो ऐसे जो है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, सिलचर यहाँ पे है, असम के सिलचर से लेकर के यहाँ पोरबंदर तक जोड़ा जाता है। ठीक है, तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। उसके अलावा हम लोग देखते हैं नेशनल हाईवे, जो बाकी सारा जो रोड आपको दिख रहा है सब नेशनल हाईवे है। और उसके बाद फिर नंबर भी उसके, मतलब नेशनल हाईवे का जो नंबर होता है यहाँ पे दिया गया, जैसे अमृतसर से दिल्ली तक जो है नेशनल हाईवे 1 है, और उसी तरह से इधर से नेशनल हाईवे 2 है, जैसे आपको ये जो दिख रहा है नेशनल हाईवे 2 है यहाँ पे, है ना। इधर अमृतसर से दिल्ली तक जो है नेशनल हाईवे 1 है। आगे हम लोग देखते हैं रेलवेज के बारे में। तो रेलवे आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रेट एंड पैसेंजर इन इंडिया। तो इंडिया में सामान का ढुलाई करना हो या फिर पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना हो, रेलवे के द्वारा इसको किया जाता है। रेलवे मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल टू कंडक्ट मल्टी फेरियस एक्टिविटी लाइक बिजनेस, साइट सीइंग, पिलग्रिमेज एलोंग विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो लंबे दूरी तक यदि किसी को ट्रैवल करना हो, पर्पस जो भी हो, बिजनेस का पर्पस हो, पिलग्रिमेज हो या फिर घूमने जाना हो, ठीक है, लंबे दूरी तक, तो रेलवे के द्वारा किफ़ायती पड़ता है, इकोनॉमिकली पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, द इंडियन रेलवे हैज ए ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स फॉर मोर देन 150 ईयर। तो लगभग पिछले 150 साल से पूरे इंडिया को इंटीग्रेट किए हुए इंडियन रेलवे। रेलवे इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री, इंडिया की इकोनॉमिक लाइफ को बाइंड करके रखता है, एज वेल एक्सेलरेट डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को एक्सेलरेट करता है। इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री। तो इंडिया में देखा जाए तो सबसे बड़ा सरकारी कंपनी है इंडियन रेलवे। और पहला रेलवे कब चला था? 1853 में चला था, मुंबई से थाने तक, जो कि 34 किलोमीटर का मात्र था। इंडियन रेलवे में 16 जोन है, हालांकि अब जोन का नंबर बढ़ चुका है। द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। तो डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न जो रेलवे का जो हमारे कंट्री में जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पहुंचा है। क्यों? तो इंडिया का फिजियोग्राफिक कंडीशन के आधार पे, इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पे, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर के कारण। द नॉर्दर्न प्लेन विद देयर वास्ट लेवल एंड हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज हैव प्रोवाइडेड मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ। तो क्या नॉर्दर्न प्लेन, वहाँ पे प्लेन इलाका है, ऊंच नीच ज़्यादा नहीं है, इसके कारण से वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, एग्रीकल्चर रिसोर्स ज़्यादा है, तो वहाँ पर रेलवे का डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ है। लेकिन वहाँ पे भी एक दिक्कत आता है। क्या दिक्कत आता है? अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स रिक्वायरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेज अक्रॉस देयर वाइड बेड्स पोज सम ऑब्स्टेकल। तो रेलवे में बाधा क्या है? प्लेन इलाके में क्या दिक्कत आता है रेलवे को? तो बहुत सारी नदियाँ वहाँ पे, तो नदियों पे पुल बनाना पड़ता है, तो ये रेलवे को वहाँ पे एक दिक्कत है। उसी तरह से हिली टेरेन में देखा जाए, हिली रीजन में देखा जाए, पेनिनसुलर रीजन में, तो रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रो लो हिल्स। तो वहाँ पे पहाड़ है, टनल्स बनाना पड़ता है, तो वहाँ पे ये सब दिक्कत है। यहाँ पे नदी बहता है, ये दिक्कत है। तो रेलवे को हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ दिक्कत मिलता है। हिमालयन माउंटेन्स रीजन टू आर अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे। हिमालयन का जो माउंटेन रीजन है वो भी रेलवे के कंस्ट्रक्शन के लिए मतलब कि अनफेवरेबल है। हाई रिलीफ के कारण काफ़ी ऊंचाई पे है, वहाँ पॉपुलेशन काफ़ी कम है, वहाँ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम है, मतलब वहाँ रेलवे का डेवलप करना उतना फायदेमंद नहीं है सरकार के लिए। लाइकवाइज इट वाज डिफिकल्ट टू ले रेलवे लाइन्स ऑन द सैंडी प्लेन। उसी तरीके से राजस्थान के बालू वाले ज़मीन पे भी रेलवे बैठाना मतलब कि उतना ईजी नहीं था। स्वयं पर गुजरात में जो दलदल भूमि है वहाँ पे रेलवे डेवलप करना उतना ईजी नहीं है। फॉरेस्टेड ट्रैक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में कई जंगलों से पास करता है रेलवे, है ना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड वाले रीजन में। द कॉन्टिन्यूस स्ट्रेच ऑफ सह्याद्री कुडंट क्रॉस ओनली थ्रू गैप्स और पासेज। तो कहा जाए सह्याद्री जो महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट है उसको सह्याद्री बोला जाता है, तो वहाँ पे कई तरह के गैप्स और पासेज के थ्रू रेलवे को पास कराना पड़ता है। तो हर क्षेत्र में कुछ न कुछ दिक्कत है ना। लेकिन इन सारे दिक्कतों को सामना करते हुए रेलवे जो आगे बढ़ रहा है और पूरे देश को बाइंड करके रखे हुए, एक सूत्र में बांध के रखे हुए, ऐसा बोल सकते हैं। इन रिसेंट टाइम द डेवलपमेंट ऑफ कोंकण रेलवे अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट हैज फैसिलिटेटेड द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रीजन ऑफ कंट्री। तो कोंकण रेलवे डेवलप किया गया उस रीजन में, सह्याद्री वाले रीजन में, जिसके कारण से उस रीजन में रेलवे वहाँ पे फैसिलिटेट हो पाया है। लेकिन अभी भी वहाँ पे काफ़ी लैंडस्लाइड है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे एक तरह से बोलते हैं लैंडस्लाइड वहाँ का मेन प्रॉब्लम है। टुडे द रेलवे हैव बिकम मोर इंपॉर्टेंट इन आवर नेशनल इकोनॉमी।
देन ऑल अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पुट टुगेदर। यदि दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को साथ में जोड़ भी दिया जाए तो फिर भी रेलवे जो है सबसे ज़्यादा नेशनल इकोनॉमी में योगदान देता है। रेल ट्रांसपोर्ट सफ़र फ्रॉम सर्टेन प्रॉब्लम एज वेल, तो लेकिन फिर भी रेल ट्रांसपोर्ट जो है कई तरीके से प्रॉब्लम से जूझता है। मैनी पैसेंजर ट्रेवल विदाउट टिकट्स, जैसे विदाउट टिकट कई लोग चलते हैं। थेफ्ट एंड डैमेजिंग रेलवे प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचा दिया जाता है। पीपल स्टॉप द ट्रेन पुल द चेन अननेसेसरली, तो चेन पुलिंग देखा जाए तो इस तरीके से रेलवे को डैमेज पहुंचता है। वहीं रेलवे के मतलब कि जो कर्मचारी हैं वो अच्छे से काम नहीं करते, इससे भी रेलवे को पहुंचता है। थिंक ओवर इट, हाउ कैन बी आवर रेलवे रनिंग एज पर द शेड्यूल टाइम। तो कहा जा रहा है कि ऐसा सोचिए कि रेलवे यदि शेड्यूल टाइम पे चले, अपने टाइम पे चले तो कितना अच्छा रहेगा, है ना। हम लोग उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं, हम लोग रेलवे को कैसे हेल्प कर सकते हैं कि अपने शेड्यूल टाइम पे चले। पाइपलाइंस की बात किया जाए तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ए न्यू अराइवल ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन मैप ऑफ इंडिया। तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी नया है, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्टेशन में पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी नया है। इन द पास्ट दिस वर यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज एंड इंडस्ट्री। तो पहले ये पानी को ट्रेवल करने के लिए, मतलब पानी को पहुंचाने के लिए यूज़ किया जाता था सिटीज़ में, इंडस्ट्री तक पहुंचाने में या फिर सिटी में पहुंचाने में। आज जो है इसका यूज़ किया जाता है क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट ये सब पहुंचाने में किया जाता है, नेचुरल गैस को पहुंचाने में किया जाता है। जहाँ पे ऑयल का प्रोडक्शन होता है वहाँ से पाइपलाइन बिछाया जाता है दूसरे कंट्री, तो यहाँ तक कि फर्टिलाइजर भी पहुँचाने में या फिर थर्मल पावर प्लांट में कोयला पहुँचाना हो वहाँ भी इसका यूज़ किया जाता है। सॉलिड को भी ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसको स्लरी बना करके कहने का मतलब है कि पाइपलाइन में गाढ़ा लिक्विड डाल दिया जाता है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि पाइपलाइन के अंदर पानी जैसा कुछ लिक्विड डाल दिया जाता है, उसके तहत सॉलिड को डाल देते हैं, सॉलिड उसमें तैरते तैरते वहाँ तक पहुँच जाता है ना। तो सॉलिड को भी पाइपलाइन से ट्रांसफर किया जाता है। द फार इनलैंड लोकेशन ऑफ रिफाइनरी लाइक बरौनी, मथुरा, पानीपत एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर कोड भी थॉट ओनली बाई बिकॉज ऑफ पाइपलाइन। तो कहा जा रहा है कि देश के आंतरिक हिस्सों में जैसे जो भी रिफाइनरी है, जैसे बरौनी बिहार में है, मथुरा यूपी में है, पानीपत हरियाणा में है, तो देश के अंदर के हिस्सों में है, तो यहाँ तक पाइपलाइन के कारण ही रिफाइनरी सेटअप करना पॉसिबल हो पाया है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन इज हाई, मतलब कि इसका कॉस्ट, इसको सेटअप करने का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एक बार बन जाने के बाद इसमें जो इसके ऑपरेशनल कॉस्ट जो है काफ़ी कम है, ठीक है, और इसमें डिले भी काफ़ी कम होता है। इसके कारण से जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है आजकल और काफ़ी डेवलप कर रहा है। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री। तो हमारे कंट्री में 3 पाइपलाइन नेटवर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्या, फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम। तो अपर असम में जो ऑयल फील्ड है, जैसे डिब्रूगढ़ में जो ऑयल फील्ड है, टू कानपुर, तो असम से कानपुर तक एक ऑयल फील्ड है, मतलब पाइपलाइन है। भैया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद, गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद होते हुए एक पाइपलाइन बिछाया गया है असम से कानपुर तक। इट हैज़ ब्रांचेज फ्रॉम बरौनी टू हल्दिया। फिर इस पाइपलाइन का ब्रांच भी है, जैसे बरौनी से हल्दिया के लिए एक ब्रांच, हल्दिया कोलकाता में है। भैया रजबगंज टू मौरीग्राम एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी, तो इसका कई ब्रांच भी है, ठीक है। उसी तरह से देखा जाए फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब। तो गुजरात के सलाया से जलंधर, पंजाब के जलंधर तक। भैया विरमगम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत हरियाणा में है, पानीपत के पास ही है। इट हैज़ ब्रांचेज टू कनेक्ट कोयाली यानी बड़ोदरा, चक्सू एंड अदर प्लेसेस। तो इसका भी कई तरह से ब्रांच है। गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजरा इन गुजरात कनेक्ट जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर को कनेक्ट करता है हजरा गुजरात से। वाया विजयपुर इन मध्य प्रदेश। इट हैज़ ब्रांचेज टू कोटा इन राजस्थान, शाहजहाँपुर इन यूपी, ठीक है। तो देख सकते हैं। अब वाटरवे के बारे में देखते हैं। तो वाटरवे जो है सबसे पहला ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था जो आदमी यूज करना सीखा था, है ना। सिंस द एंशियंट पीरियड इंडिया वाज वन ऑफ द सी फेयरिंग कंट्रीज। तो एंशियंट पीरियड से ही इंडिया जो है मतलब कि सी फेयरिंग कंट्री है, मतलब कि यहाँ नाव चलाया जाता है, सी में तैरा जाता है। तो सी को मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज करते हैं। इट सीमेन सेल्ड फार एंड नियर। इंडिया के जो सीमैन थे, समुद्र में तैरने वाले आदमी, सेलर थे, बहुत दूर दूर तक तैरा करते थे, मतलब इस नाव को लेकर के। 10 कैरिंग एंड स्प्रेडिंग इंडियन कॉमर्स एंड कल्चर। इस तरीके से इंडियन कॉमर्स और कल्चर का स्प्रेड हुआ दुनिया में। वाटरवेज आर द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो वाटरवे सबसे सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में माना जाता है। दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। जो हैवी और बल्की गुड्स होते हैं उनको ढोने के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल माना जाता है। इट इज़ फ्यूल इफिशियंट इन इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इंडिया हैज इनलैंड नेविगेशन वाटर जो 14,500 किलोमीटर। तो इंडिया का इनलैंड वाटर वे भी काफ़ी ज़्यादा समृद्ध है, 14,500 किलोमीटर का है। आउट ऑफ दीज ओनली 5685 किलोमीटर नेविगेबल। लेकिन हम लोग नाव 5685 किलोमीटर में ही चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे नदी जो पहाड़ से डायरेक्ट ऐसे इस तरीके का झरना बनाती है, तो नाव तो ऐसे कूद नहीं ना सकता है, तो वहाँ पे इस तरीके का नेविगेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि नेविगेशन सिर्फ 5600 किलोमीटर में हो सकता है मशीन से, मतलब कि मैकेनाइज वेजल्स करने, मतलब कि नाव या फिर कोई भी मशीन के कारण। द फॉलोइंग वाटरवे हैव डिक्लेयर द नेशनल वाटरवे द गवर्नमेंट। तो नेशनल वाटरवे डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट के द्वारा। आप इस मैप में देख सकते हैं रेलवे के बारे में, इंडियन रेलवे में, ठीक है। तो इंडियन रेलवे कहाँ कहाँ डेवलप, तो लगभग ऑल ओवर इंडिया डेवलप है, इधर थोड़ा सा कम है ना।
और सिक्किम में अभी भी कोई रेलवे आई थिंक नहीं पहुंचा है। और इधर कई कई स्टेट में, जैसे इधर कोई कोई स्टेट में रेलवे अभी तक नहीं आया है, और आया भी है तो कैपिटल सिटी तक आया है। लेकिन इस एरिया में देखिए जो प्लेन एरिया है यहाँ पे रेलवे का नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे बनारस के पास, उसके बाद पटना, इलाहाबाद, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रेल नेटवर्क है, आप इस मैप में देख सकते हैं। इधर जो है इस वाले रीजन में कोंकण रेलवे काम करता है। आगे हम लोग देखते हैं। तो नेशनल वाटरवे किसको किसको डेवलप किया गया है, तो गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया जो नेशनल वाटरवे 1 बोला गया है। ब्रह्मपुत्र रिवर पे सदिया से धुबरी तक नेशनल वाटरवे 2 बनाया गया है। उसी तरह से वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला, केरला में बनाया गया वेस्ट कोस्ट कैनाल। ठीक है, कोटापुरम, कोल्लम, उसके बाद फिर चंपकर जिसमें 205 किलोमीटर का है, नेशनल वाटरवे 3 उसको डेवलप किया गया है। फिर स्पेसाइज स्टेज ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर, तो गोदावरी और कृष्णा का कुछ हिस्सा जो है अलॉन्ग विथ काकीनाडा पुडुचेरी स्ट्रेचेज ऑफ कैनाल, नेशनल वाटरवे 4 उसको डिक्लेयर किया गया। उसी तरह से नेशनल वाटरवे 5 है स्पेसाइज स्टेज ऑफ रिवर ब्राह्मणी अलॉन्ग विथ मताई रिवर, तो मताई रिवर ब्राह्मणी रिवर को मिला करके महानदी के बेसिन में, ठीक है, नेशनल वाटरवे 5 बनाया गया। देयर आर सम अदर इनलैंड वाटरवे ऑन भी सब्सटेंशियल ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस, इसके अलावा भी कई ज़्यादा नदियाँ हैं जहाँ पे इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन फेमस नदियाँ इतना ही थी। ठीक है, जैसे मांडवी, जुआरी, मांडवी जो गोवा में पड़ता है, मांडवी हो गया, जुआरी हो गया, बराक हो गया, बराक मणिपुर और असम वाले रीजन में है, सुंदरबन हो गया, बैक वाटर्स ऑफ केरला, केरला में इनलैंड वाटर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अपार्ट फ्रॉम दिस इंडिया ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज कैरिड आउट द पोर्ट लोकेटेड लॉन्ग द कोस्ट, तो 95% ऑफ कंट्रीज ट्रेड वॉल्यूम और 60% इन वैल्यू मूव्ड बाय द सी, तो कहा जा रहा है कि इंडिया के वॉल्यूम, ट्रेड वॉल्यूम को देखा जाए तो 95% सी से ही होता है, और इसको मनी में ट्रांसफॉर्म किया जाए तो मतलब 68% ट्रेड जो होता है समुद्र से होता है। मेजर सी पोर्ट के बारे में बात किया जाए तो इंडिया में 12 मेजर सी पोर्ट हैं। ठीक है, ऐसे 13 मेजर सी पोर्ट है, एक प्राइवेट है इसलिए 12 माना जाता है, तो 12 मेजर सी पोर्ट है। उसके अलावा माइनर सी पोर्ट बहुत सारा है। ठीक है, तो माइनर सी पोर्ट बोलते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट जिसको हैंडल करता है, और मेजर सी पोर्ट बोलते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हैंडल किया जाता है। ठीक है, तो विथ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन 75 से 16 किलोमीटर, इंडिया इज डॉटेड विद 12 मेजर एंड 200 नोटिफाइड नॉन मेजर पोर्ट्स। दिस मेजर पोर्ट्स हैंडल 95% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। मेजर पोर्ट मतलब कि ये जो पोर्ट है वो वहीं पे 95% इंडिया का ट्रेड हो जाता है। कांडला इन कच्छ वाज द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद कांडला पोर्ट डेवलप किया गया था गुजरात में, और इसका रीजन था कि पहले, जैसे आप देख सकते हैं नीचे आई थिंक मैप होगा, यहाँ पे जहाँ भी मैप मिलेगा हम आपको दिखाएंगे। तो पहले यहाँ पे एक पोर्ट था मुंबई, ठीक है, यहाँ मुंबई था, और कराची यहाँ पे पड़ता है, जैसे इसको और स्ट्रेच यहाँ पे करेंगे तो कराची यहाँ पे पड़ता है। तो इधर से जो अरब से, सऊदी अरब से जो भी नाव वगैरह आता था तो उसको 2 पोर्ट पे हैंडल किया जाता था, एक था कराची और दूसरा था मुंबई। ठीक है, इस तरीके से डाइवर्ट होता था, लेकिन कराची जब पाकिस्तान में चला गया तो मुंबई पोर्ट पर लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो इस बढ़े हुए लोड को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एक पोर्ट डेवलप किया गया, कांडला। ठीक है, इसका नाम जो दीनदयाल उपाध्याय नेशनल पोर्ट है, हालांकि कांडला में इसलिए इसको कांडला पोर्ट के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो कांडला पोर्ट जो है आज़ादी के तुरंत बाद डेवलप किया गया था, और इसका रीज़न क्या था, तो मुंबई पोर्ट पे जो ट्रेड वॉल्यूम उसको कम करना पड़े। क्यों कम करना पड़ा था, क्योंकि कराची जो है पाकिस्तान में चला गया था पार्टीशन के बाद। कांडला आल्सो नोन एज द दीनदयाल पोर्ट, इसको दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, एक तरह का टाइडल पोर्ट है। इट इज़ कन्वीनियंट हैंडलिंग ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फॉर हाईली प्रोडक्टिव ग्रेनरी एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट स्ट्रेचिंग अक्रॉस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो कहा जा रहा है कि यहाँ काफ़ी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम होता है, खास करके इन सारे स्टेटों से, मतलब यहाँ से जो भी सामान आता है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। मुंबई इज द बिगेस्ट पोर्ट विद स्पेसियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर, तो मुंबई इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वाज प्लान विद व्यू टू डिकंजेस्ट द मुंबई पोर्ट, वहीं पे एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बनाया गया मुंबई में ही। ठीक है, उसके अलावा मार्मो गोवा पोर्ट जो गोवा में है, आयरन ओर के एक्सपोर्टिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है वो। दिस पोर्ट अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% ऑफ इंडियाज आयरन ओर एक्सपोर्ट, तो इंडिया का 50% आयरन ओर एक्सपोर्ट जो है यहीं से हो जाता है। न्यू मैंगलोर पोर्ट की बात किया जाए जो कर्नाटका में, एक्सपोर्ट टू आयरन और कॉन्सेंट्रेटेड फ्रॉम कुंद्रेमुख माइंस, तो कुंद्रेमुख माइंस से जो है, कुंद्रेमुख माइंस कर्नाटका में है, वहाँ से जो लोहा निकलता है उसको न्यू मैंगलोर पोर्ट के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। कोची इज एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट लोकेटेड एंट्रेंस ऑफ लैगून विथ नेचुरल हार्बर, तो कहा जा रहा है कि कोची भी एक तरह का पोर्ट है, और ये सबसे मतलब साउथ वेस्टर्न वाले रीजन पे है, एक नेचुरल हार्बर है। मूविंग अलोंग द सी कोस्ट यू विल सी द एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट ऑफ तूतीकोरन, और सी कोस्ट में जाए तो सबसे ज़्यादा साउथ में, साउथ ईस्टर्न वाले पोर्शन में, तो साउथ वेस्टर्न में कौन था,
कोची था और साउथ ईस्टर्न, जैसे यहाँ पे तो साउथ वेस्टर्न में कोची और इधर में तूतीकोरन, हम लोग मैप में भी देखेंगे। दिस पोर्ट हैज नेचुरल हार्बर रिच हिंटरलैंड, तो इस पोर्ट के पास नेचुरल हार्बर तूतीकोरन तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। और दिस हैज फ्लोरिशिंग ट्रेड हैंडलिंग ऑफ वेरियस कार्गोज टू इवन नेबरिंग कंट्रीज लाइक श्रीलंका, तो यहाँ से काफ़ी मतलब कि ईस्ट कोस्ट पे जितने कंट्री वहाँ पे जाता है, जैसे श्रीलंका मालदीव वगैरह जाता है। चेन्नई जो है द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ द कंट्री, चेन्नई आर्टिफिशियल पोर्ट है और ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, मतलब बहुत पुराना आर्टिफिशियल पोर्ट है चेन्नई। इट इज रैंक नेक्स्ट टू द मुंबई इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो, तो मुंबई के बाद दूसरे नंबर पे आता है। विशाखापट्टनम डिपेस्ट पोर्ट है और लैंडलॉक्ड पोर्ट है। विशाखापट्टनम डिपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट, दिस पोर्ट वाज यूजुअली कन्वेंट आउटलेट फॉर आयरन और एक्सपोर्ट, इसको मेनली बनाया गया था आयरन और के एक्सपोर्ट के लिए, खास करके जापान या फिर जो आयरन एक्सपोर्ट होता है इंडिया की तरफ से वहाँ के लिए। पारादीप जो है उड़ीसा में लोकेटेड है, ये भी आयरन और के एक्सपोर्ट के लिए बनाया गया था। कोलकाता एक इनलैंड रिवराइन पोर्ट है, तो याद रखिए कलकत्ता जो है रिवराइन पोर्ट है, नदी पे पोर्ट है, बाकी सब समुद्र पे है। दिस पोर्ट सर्व एज अ वेरी लार्ज एंड रिच हिंटरलैंड ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, बीइंग अ टाइडल पोर्ट, ये भी एक तरह का टाइडल पोर्ट, इट रिक्वायर्स कांस्टेंट ड्रैगिंग ऑफ हुगली। हल्दिया पोर्ट वाज डेवलप्ड सब्सिडरी पोर्ट, तो इसके ऊपर जो लोड पड़ रहा था, इसके ऊपर जो ट्रैफिक ज़्यादा हो चुका था उसको कम करने के हल्दिया पोर्ट डेवलप किया गया, ठीक है, कोलकाता पोर्ट को मतलब वहाँ ट्रैफिक कम करने के लिए। नेक्स्ट एयरवे के बारे में पढ़ते हैं। द एयर ट्रेवल टुडे इज द फास्टेस्ट मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो एयर ट्रेवल आजकल प्रेस्टिजियस है, मतलब कि काफ़ी समाज में एक इज्जत बढ़ जाता है कि वो आदमी जो है जहाज़ पे चढ़ के आया है, काफ़ी कंफर्टेबल है, फास्टेस्ट है। इट कैन कवर मैनी डिफिकल्ट टेरेंस, तो काफ़ी दुर्गम स्थल जहाँ पे रेलवे या फिर रोड नहीं बिछाया जा सकता वहाँ उसको ये ट्रेवल कर लेता है, मतलब वहाँ भी ये जा सकता है। इन हाई माउंटेन्स, ड्राई डेजर्ट्स, डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, यहाँ तक कि ओशियनिक स्ट्रेचेज में भी। थिंक ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री मार्क द प्रेजेंस ऑफ बिग रिवर्स, तो इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे हेलीकॉप्टर का ट्रांसपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, क्योंकि वहाँ पे रोड बनाना इतना आसान नहीं है और नदी भी उधर काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे रेलवे बिछाना भी उतना आसान नहीं है। एयर ट्रेवल हैज मेड एक्सेस ईजियर, तो कहा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एयर ट्रेवल के कारण वहाँ का एक्सेस ईजियर बन चुका है। एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज इन 1953, 1953 में एयर इंडिया को नेशनलाइज किया गया था। पहले टाटा के नाम से जाना जाता था, ठीक है, मतलब टाटा एयरलाइंस के नाम से जाना जाता था, उसको 1953 में सरकारी कंपनी बनाया गया, एयर इंडिया बनाया गया। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विस टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इन द ऑफशोर प्रोडक्ट ऑपरेशन टू इनएक्सेसिबल एरियाज एंड डिफिकल्ट टेरेंस लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इंटीरियर पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल एंड उत्तराखंड। एयर ट्रेवल नॉट विद इन द रीच ऑफ कॉमन पीपल, कहा जा रहा है तो एयर ट्रेवल जो कॉमन पीपल के रीच के पास, मतलब कि उनके हर किसी को एक्सेसिबल नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। इट इज ओनली इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट दैट स्पेशल प्रोविजन आर मेड टू एक्सटेंड सर्विसेज कॉमन पीपल, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कॉमन पीपल के लिए भी स्पेशल प्रोविजन बनाया गया सरकार के द्वारा, ताकि लोग जो है देश के दूसरे हिस्सों में आवाजाही कर सकें, ठीक है। कम्युनिकेशन के बारे में देखते हैं, तो एवर सिंस ह्यूमन अपीयर्ड ऑन द अर्थ, जब से आदमी अर्थ पे अपीयर हुआ है तब से ही किसी न किसी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से कम्युनिकेट कर रहा है। बट द पेस ऑफ चेंज हैज बीइंग रैपिड इन मॉडर्न टाइम्स, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में जो स्पीड है चेंज का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके कारण से दूर बात करना, मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज फार इजर विदाउट फिजिकल मूवमेंट, तो बिना जाए हुए काफ़ी दूर दूर तक हम लोग बात कर सकते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन इंक्लूड टेलीविजन, रेडियो, प्रेस, फिल्म, ईटीसी, तो पर्सनल कम्युनिकेशन में बात किया जाए और मास कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन यानी जो टेलीफोन से जो बात करते हैं, वही मास कम्युनिकेशन की बात किया जाए तो टेलीविजन, रेडियो, प्रेस, ये सब मास कम्युनिकेशन है। कहने होता है कि एक साथ कई लोग इसको देखते हैं। द इंडियन पोस्टल नेटवर्क द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है दुनिया में सबसे बड़ा है। इट हैंडल्स पार्सल एज वेल एज पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशन, कार्ड्स एंड एनवेलप्स आर कंसिडर्ड फर्स्ट क्लास मेल एंड एयर लिफ्टेड बिटवीन स्टेशन, तो कहा जा रहा है कि इंडिया में मतलब कि कार्ड्स होते हैं, मतलब कि जैसे इन्वेलप्स हो गए, कार्ड्स हो गए, इसको फर्स्ट क्लास मेल माना जाता है इंडिया में, और उसको हवाई जहाज से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। वहीं सेकंड क्लास मेल में क्या होता है, द बुक पैकेट्स रजिस्टर्ड इन न्यूज़पेपर, पीरियडिकल्स, मतलब कि जो मैगजीन्स वगैरह आते हैं, दे आर कैरिड बाई सरफेस मेल, यानी कि उनको जो लैंड या वाटर ट्रांसपोर्ट से कैरी किया जाता है। टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स इन लार्ज टाउन एंड सिटीज, 6 मेल चैनल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली, तो हाल ही में 6 मेल चैनल इंडियन पोस्ट के द्वारा चालू किया गया। दे आर कॉल्ड राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल और पीरियडिकल चैनल, ठीक है। तो 6 चैनल डेवलप किया गया है इंडियन सिटीज़ में और इंडियन पोस्ट के द्वारा, ताकि आसानी से मतलब काफ़ी फास्ट वहाँ पे ट्रांसफ़र हो सके किसी चीज़ का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेजर पोर्ट्स एंड एयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में बात किया जा रहा है। तो जैसे यहाँ पे अमृतसर का पोर्ट है राजा संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसी तरह से IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ देखा जाए तो कोलकाता में है नेताजी सुभाष चंद्र बेस एयरपोर्ट, और हल्दिया पोर्ट यहाँ पे है और कलकत्ता पोर्ट भी यहाँ पे है। वहीं यहाँ पे देख कांडला है जो हम लोग अभी देखे थे, है ना, इसको बनाया गया था, कराची का जो लोड था चला गया था कराची पाकिस्तान में, तो उसके बदले में यहाँ बनाना पड़ा था हम लोग को। मुंबई में यहाँ पे देख सकते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल एयरपोर्ट है और जवाहरलाल नेहरू
के नाम पे सी पोर्ट है। हैदराबाद में यहाँ पे एयरपोर्ट है। विशाखापट्टनम में सी पोर्ट है। ये लैंडलॉक्ड है, याद रखिएगा, और सबसे डीपेस्ट है। चेन्नई जो है, चेन्नई सबसे पुराना है और आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल में सबसे ओल्डेस्ट है चेन्नई, ठीक है। और न्यू मैंगलोर, मार्मोगोआ गोवा में है। न्यू मैंगलोर जो है, ये सब जो है मेनली आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। वहीं इधर देखा जाए तो कोचीन है, ठीक है। एक कोचीन यहाँ पे, तुतिकोरन यहाँ पे। तो साउथ वेस्ट में देखा जाए तो साउथ वेस्ट में सबसे नीचे कोचीन और साउथ ईस्ट में सबसे नीचे तुतिकोरन है। तिरुवनंतपुरम में यहाँ पे एयरपोर्ट है, आपको दिख सकता है यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे और तो आई थिंक इसमें नहीं है, इस पिक्चर में, ठीक है। पारादीप पोर्ट यहाँ पे है, उड़ीसा में है पारादीप। आगे हम लोग देखते हैं इस तरीके से, डिजिटल इंडिया इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम टू प्रिपेयर इंडिया फॉर नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अम्ब्रेला प्रोग्राम बोलते हैं जिसके तहत कई और प्रोग्राम को लॉन्च किया जाता है, ठीक है। जैसे डिजिटल इंडिया के तहत कई और प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, इसलिए डिजिटल इंडिया को अम्ब्रेला प्रोग्राम बोला जाता है। द फोकस ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मेशन टू रियलाइज IT प्लस IT इक्वल टू IT। तो IT प्लस IT इक्वल टू IT का मतलब क्या होता है? इंडियन टैलेंट प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्वल टू इंडिया टुमारो, ठीक है। तो यदि कहीं आपसे पूछा जाए कि IT प्लस IT इक्वल टू IT क्या है, तो यानी इंडियन टैलेंट प्लस इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इक्वल टू इंडिया टुमारो। यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से NH किनारे इस तरीके का बनाया जाता है इमरजेंसी कॉल बॉक्स, जहाँ पे आप इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया। एशिया में देखा जाए तो इंडिया लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क में आता है, आई थिंक चाइना के बाद आता है। एक्सक्लूडिंग अर्बन प्लेसेज, मोर देन द 2/3 ऑफ विलेजेज इन इंडिया हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड विद द सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। तो मतलब इंडिया के हर एक गाँव को लगभग STD से जोड़ा गया है। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ग्रास रूट टू द हायर लेवल, द गवर्नमेंट हैज मेड अ स्पेशल प्रोविजन टू extended 24 hour STD facility to every village in the country. There is a uniform rate of STD facilities all over the India. नेक्स्ट यहाँ पे कि मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड इंटरटेनमेंट एंड क्रिएट अवेयरनेस एमंग पीपल। तो मास कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? जब एक साथ कई लोग उसको सुन सकते हैं या देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब जो है मास कम्युनिकेशन के मीडियम है। ऑल इंडिया रेडियो एंड आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट अ वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स नेशनल एंड रीजनल एंड लोकल लैंग्वेज, ठीक है। तो हर तरीके के स्तर के लिए आकाशवाणी डिफरेंट प्रोग्राम लॉन्च करता है। दूरदर्शन नेशनल टेलीविजन चैनल है, सरकारी टेलीविजन चैनल है। लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड, तो दुनिया का सबसे मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है। इट ब्रॉडकास्ट अ वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स फॉर एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, फॉर स्पोर्ट्स, फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। इंडिया पब्लिशेज अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, तो इंडिया में कई तरह के न्यूज़पेपर या कई तरह के पीरियोडिकल्स मैगजीन छपे जाते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर पीरियोडिसिटी। न्यूज़पेपर आर पब्लिश्ड इन अबाउट 100 लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स, तो 100 लैंग्वेज या फिर उसके डायलेक्ट्स में, डायलेक्ट्स मतलब जैसे एक ही भाषा के डिफरेंट टोन होता है बोलने का, उसको डायलेक्ट बोलते हैं। जैसे हिंदी का ही टोन देखा जाए तो भोजपुरी हिंदी का डायलेक्ट है, मगही जो है हिंदी का डायलेक्ट है, अवधी जो एक भाषा है हिंदी का डायलेक्ट है, राजस्थानी हिंदी का डायलेक्ट है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। डिड यू नो दैट लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन कंट्री आर इन हिंदी फॉलोड बाय इंग्लिश एंड उर्दू। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा इंडिया में हिंदी में पेपर छपता है, उसके बाद इंग्लिश में, उसके बाद उर्दू में। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म इन द वर्ल्ड, तो फीचर फिल्म के प्रोडक्शन में इंडिया सबसे बड़ा है दुनिया में। इट प्रोड्यूसेस शॉर्ट फिल्म, वीडियो फीचर फिल्म एंड वीडियो शॉर्ट फिल्म। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज द अथॉरिटी टू सर्टिफाई बोथ इंडियन एंड फॉरेन फिल्म। तो यदि किसी इंडियन फिल्म और फॉरेन फिल्म को यदि पब्लिश करना है, मतलब उसको सिनेमा हॉल में दिखाना है जनता को, तो उसको पहले सर्टिफिकेट लेना पड़ता है सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन से। इंटरनेशनल ट्रेड की बात किया जाए तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट एंड कंट्रीज रेफर टू ए ट्रेड। तो ट्रेड सबसे पहले क्या होता है? तो गुड्स का एक्सचेंज करना पीपल के द्वारा एक कंट्री से दूसरे कंट्री या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट, उसको हम लोग ट्रेड बोलते हैं। और द मार्केट इज द प्लेस वेयर एक्सचेंजेस टेक प्लेस, और जहाँ पे इस तरह के एक्सचेंज होता है उसको मार्केट बोला जाता है। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड, दो कंट्री के बीच में जो बताते हैं इंटरनेशनल ट्रेड हो गया। और ये सी के थ्रू हो सकता है, लैंड के थ्रू हो सकता है, हवा के थ्रू हो सकता है। और विथ लोकल ट्रेड इज कैरीड इन सिटीज, टाउन एंड विलेजेस, द स्टेट कैरीज बिटवीन टू और मोर स्टेट। एज द रिसोर्सेज आर स्पेस बाउंड, नो कंट्रीज कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड। तो कहा जा रहा है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, एक ही कंट्री में सारा चीज़ अवेलेबल नहीं हो सकता है, इसलिए कंट्री को दूसरे कंट्री पे रिलाई करना ही पड़ता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करना ही पड़ता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो किसी कंट्री के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को माइनस किया जाए तो यदि वो जीरो आता है तो उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। यदि पॉजिटिव में आता है, यानी एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट को माइनस करते हैं, तो यदि जीरो आया तो बोलते हैं कि ट्रेड बैलेंस है। यदि एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करें और पॉजिटिव में आएगा तो बोलते हैं कंट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। और यदि माइनस करें एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को तो निगेटिव में आता है तो बोलते हैं कंट्री इंपोर्ट ओरिएंटेड है। तो इंडिया जो है कंट्री इंपोर्ट ओरिएंटेड है, मतलब कि इंडिया एक्सपोर्ट कम करता है और इंपोर्ट ज़्यादा कराता है, ठीक है। इंडिया है ट्रेड रिलेशन विथ ऑल द मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक, तो दुनिया के हर ट्रेडिंग ब्लॉक के साथ मतलब इंडिया का ट्रेड रिलेशन है।
और इंडिया जो है दूसरे कंट्री से कई तरह का ट्रेड करता है, जैसे जेम्स, ज्वेलरी, केमिकल्स रिलेटेड प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर और लाइट प्रोडक्ट। ठीक है। द कम्युनिटीज इंपोर्टेड टू इंडिया इंक्लूड, तो कम्युनिटी इंडिया क्या क्या लेता है, तो पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, ज्वेलरी, केमिकल्स ये सब लेता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स। ठीक है। टूरिज्म एंड ट्रेड, तो टूरिज्म भी एक तरह का ट्रेड आजकल हो चुका है। मोर देन 15 मिलियन पीपल डायरेक्टली इन टूरिज्म इंडस्ट्री, तो इंडिया में लगभग 1.5 करोड़ लोग, 15 मिलियन लोग जो है टूरिज्म इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं। टूरिज्म ऑल्सो प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड कल्चरल परस्यूट्स। तो टूरिज्म से कई तरह के मतलब कि फ़ायदे होते हैं, जैसे इंडिया में जब कोई टूरिस्ट बाहर से आता है तो यहाँ का लोकल हैंडीक्राफ्ट खरीदता है, जिससे वहाँ के लोकल लोगों को फ़ायदा होता है। यहाँ के हेरिटेज के बारे में समझता है, कल्चर के बारे में समझता है। फॉरेस्ट टूरिज्म इंडिया में जब आते हैं, टूरिज्म कई तरह के होते हैं, जैसे हेरिटेज टूरिज्म यानी हेरिटेज बिल्डिंग को देखने आए, इको टूरिज्म यानी जंगल वगैरह घूमने, एडवेंचर टूरिज्म कोई एडवेंचरस वर्क करने आए, कल्चरल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म, है ना। तो टूरिज्म कई तरह का आते हैं। फास्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री, तो हमारे देश के सारे हिस्सों में टूरिज्म को डेवलप करने का काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू प्रमोट, तो उसको प्रमोट करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है, और यदि पॉसिबल हो तो आप एक इसको स्क्रीनशॉट लेकर के और इसका मतलब कि इसका जो भी आंसर है कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।